Assalamu alaikum, students. I'm your teacher Lab over here with a new topic. So class, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग पिछले सारे टॉपिक्स में बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ेंगे. तो क्लास बी रेडी कि टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और यस टॉपिक में हम लोग वो सारे अमल जो पोल्यूशन के ऊपर करते आए उसको और अच्छे से आप लोगों को परफॉर्मेंस करने का एक अच्छा सा मौका मिला है कि आप परफॉर्मेंस किस तरीके से दे सकते हैं. मैंने आपको बोला कि यस आप लोग सब कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं. कंट्रोल में लाने का ये प्रोसेस एक तरीके का से ऐसा है कि आप सब कुछ एक स्पेसिफिक मैनर में करते हैं. सो क्लास इधर आप लोगों को मैं ये बात बताने वाली हूँ कि पोल्यूशन जो हो रही है वो पोल्यूशन एक तरीके से कॉजेटिव है, यानी कि कॉज करने के लिए आपको वो पोल्यूशन हवा में से मिल रही है और वो हर जगह फैली हुई है और वो हमने खुद नहीं फैलाई. तो कंजर्वेशन हम लोग को अवेयर करें कि अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कंजर्व करना है, सॉइल इरोजन से बचना है तो क्या क्या करना है और सॉइल इरोजन क्या है और सब कुछ मैं आपको अपनी जनरल नॉलेज बुक में लिखा हुआ भी सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी. सो क्लास लेट्स बिगिन द टॉपिक. लास्ट टाइम कंजर्वेशन के बारे में बताया था आपको, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चीज़ों के बारे में बता होगा. रिन्यूएबल जो वापस रिन्यू की जा सकती हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रीन्यू का अमल सरअंजाम दे देती हैं. सो क्लास मैंने रीन्यूएबल चीज़ों के बारे में बताया कि वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें रीन्यूएबल है, ये दोबारा से इस्तेमाल हो सकती हैं. हम एक ही सॉइल पे बहुत सारी फसल उगा सकते हैं. जैसे पानी हम लोगों को एक तरीके से मिल रहा है, वो एक साइकिल, वाटर साइकिल के बाद ही जाके आके आपको मिल जाता है. सो वो रीन्यूएबल एक चीज़ है जो रीन्यू होती रहती है. सो क्लास हम लोग नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताएंगे. जो एक बार जल गया, यानी कोयला एक बार जल गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा. इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे होते हैं जो एक बार जल गए तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगे, यस ऑब्वियसली. सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग, फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में आ गया. ये सब आज हम अपनी इस टॉपिक में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. ये मेरा 70वां टॉपिक है. सो क्लास हमारी जर्नी कुछ ऐसी थी कि हम लोगों ने इस किताब में बहुत कुछ लिखी हुई चीज़ें पढ़ी हैं. हम लोग पहले इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कि हमारा दिल कैसे धड़कता है और हम लोग कैसे अमल में आते हैं, इसी तरीके से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस सब के बारे में पढ़ा. तो अब हम आगे बढ़ के मैन इन बायोलॉजी के पे आ गए और फिर ये बताया कि हम लोग कैसे चीज़ें बना रहे हैं और फिर उसके बाद कैसे चीज़ें बिगाड़ रहे हैं. तो इंसान ने बहुत कुछ किया है. अब एक इंसान ने बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं. इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐसे अमल भी किए हैं जो नेगेटिव रोल भी प्ले करती हैं. यानी कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें भी पाई जा रही हैं जो पोल्यूशन है. सो फॉरेस्ट भी कंजर्व ईजीली तरीके से हो सकता है, यानी इसका अपना एक पैटर्न है क्लास जो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं. सो क्लास here the topic is going to start and we are at the beginning. Trees enrich the beauty of nature. क्लास अगर आपके घर में बागीचा है तो आपको उसकी खूबसूरती के बारे में पता होगा, और जिनके घर में बागीचा नहीं होता तो उनके बारे में ये बात डिस्कस की जा सकती है कि उनको अहमियत पता होगी कि बागीचा कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक दरख्त कितना खूबसूरत लगता है सामने. ये ग्रीनरी जो आप लोग देखते हैं, सुबह सवेरे उठ के आप लोग एक गिलास फुल भर के पानी पिया करें जो आपकी स्किन के लिए, पेट के लिए और आपकी बॉडी वाटर स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है. 2 गिलास पीते हैं तो अच्छा है, अगर 2 नहीं पी सकते तो एक तो लाजमी पिए. एक भर के गिलास पानी पिए और फिर बाहर जाएं फजर के टाइम
घेरी घेरी सांसें ली, घेरी घेरी सांसें लें उस चमन में, उस गार्डन में। आपको खुद फील होगा कि कितना फ्रेश, कितना अच्छा और कितना प्योर इन्वायरमेंट है। दे आर नेचर्स लंग्स। सो ये हमारी सोसाइटी के लंग्स कहलाते हैं। हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमारी सोसाइटी के लंग्स कहलाते हैं। यानी कि अमेज़न इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है कि उसकी तो मैं आपको मिसाल दे ही नहीं सकती। वो इतना बड़ा है कि फेफड़े जहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पूरी अर्थ का अमेज़न फेफड़े कहलाता है। और वो जंगल बहुत ज़्यादा जल भी चुका था पिछले दिनों में फायर अटैक की वजह से। और जब वो जला था तो सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मर भी गई थी। सो वहाँ पे बहुत खूबसूरत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो है कैंगरू और कोला। कैंगरू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ताला की एक क्रिएचर है जो पाकिस्तान में शायद ना मौजूद हो सकता है किसी ज़ू में आप लोगों ने देखा हो, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा सा जंगल अमेज़न है जिसके अंदर आग लगी थी। सो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताया कि हमारे पूरी दुनिया के पास अगर लंग्स मौजूद है, एक मुल्क के लंग्स उसकी नेचर यानी उसकी ब्यूटी ट्रीज हैं। दे कंज्यूम द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी गंदी गैस है, उसको लेके उसको फोटोसिंथेसिस के अमल को मिलाते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जब आता है तो ग्रीन प्लांट्स O2 ऑक्सीजन देते हैं, प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर भी देते हैं और उसके साथ साथ वाटर भी। तो इनको ट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनका प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। सो क्लास ये दिन के टाइम होता है, रात के टाइम ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ये होता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये कैल्विन साइकिल्स के नाम से मशहूर है। सो क्लास तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला काम जो हो रहा है, हमारे माहौल में ऑक्सीजन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है। 21% ऑक्सीजन है, 75% नाइट्रोजन। तो 21% ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत है। ऑक्सीजन वैसे भी कम है और अगर ये और कम हो गई तो खुद सोचें हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, हमारी सोसाइटी के साथ क्या कुछ हो सकता है, हमें कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस का अमल है जो हो रहा होता है। एक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें ये भी बताया है, ड्यूरिंग द डे टाइम द एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन एंड डेप्लीकेट द एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें ये बात बताई है कि ऑक्सीजन डेप्लीकेशन का काम कर रहा होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है। देयर वेयर एज ट्रीज रेप्लीट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉरेस्ट सेव मैनकाइंड इन मैनी वेज। सो इसके अंदर ये बात बताई गई है कि ऑक्सीजन एक तरीके से जब रिप्लेस हो रहा होता है तो ट्रीज जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को आपके सामने बाउंड करके लेके आए हुए होते हैं। यानी कि आपके पास जो ऑक्सीजन मौजूद है वो एक तरीके से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके आपके सामने आया हुआ है। फॉरेस्ट सेव मैनकाइंड इन मैनी वेज। सो फॉरेस्ट इंसानी ज़िंदगी को बहुत सारी फॉर्म्स में सेव रखता है। सो ट्रीज प्रोवाइड शेड टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड सॉइल। सो ट्रीज हम लोगों को शेड प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स को का बहुत कुछ ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपको साया प्रोवाइड करने के लिए, नमी बरकरार रखने के लिए ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। लिविंग ऑफ मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। सो बहुत सारे जानवर जैसे बंदर हो गए, शहद की मक्खी हो गई, तो इन सबको तो दरख्तों का सहारा है और वो दरख्तों के बगैर तो वो नहीं रह सकते। तो इसलिए फॉरेस्ट में सारी ज़िंदगी जो होती है एनिमल्स की, वो सारी डिपेंड ही करती है
सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, और वो है दरख्त। सो फॉरेस्ट कवर रिड्यूस द रेट ऑफ एवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल। सो रेट ऑफ एवोपरेशन भी कम कर देता है सॉइल से, यानी कि सॉइल से ज़्यादा ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट की वजह से नहीं निकलती, और वो ज़रख़ेज़ी रहती है। अगर ह्यूमिडिटी निकल गई तो समझ जाएं कि सॉइल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो अपने ऊपर कुछ उगा सके। ट्रांसपायरेशन फ्रॉम फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द वेदर मॉडरेट। सो ट्रांसपायरेशन नमी कायम रखे हुए है। जो रिमूवल ऑफ वाटर है, ट्रांसपायरेशन, मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। सो ट्रांसपायरेशन का अमल इस तरीके से आ रहा है कि इन्वायरमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा गहरे फॉर्म में मिल रहा है, और इससे आपका टेम्परेचर मॉडरेट है। ट्रांसपायरेशन आपके टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में भी मदद करता है, जो पॉसिबल है सिर्फ ट्रीज की वजह से। फॉरेस्ट प्रिवेंट एक्सक्लूसिव सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड रेन। सो बहुत सारी जो सॉइल इरोजन होती है वो फ्लड्स और रेन्स में कंट्रोल हुई भी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ नोन एज फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो अगर हम इन जंगलों को ही काटेंगे अपने मुफाद के लिए, तो आप खुद सोचें कि अपनी ज़िंदगी तो हम लोग हैं, हम जानवरों की भी बदवाएँ लेंगे, और जानवर भी इतने ज़्यादा अनसेफ हैं, इतने ज़्यादा मजबूर हैं। सो क्लास, आप ये बात सोचें ठीक कि फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है एक जानदार के लिए, हमारे लिए। कहते हैं कि एक इंसान एक दरख्त को काटने की कोशिश करता है, और वही दरख्त बदले में उस इंसान को साया भी देता है, फ्रूट्स भी देता है, और एक तरीके से उसकी लाइफ को सही रखने के काम आ रहा होता है। तो दरख्त, तो इंसान एक दुश्मन बन गया एक दरख्त का, और उसके बरक्स दरख्त उसके एक बहुत अच्छा एक दोस्त है, एक तरीके से उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग इस तरह के हैं कि हम लोग अपने लिए उन दरख्तों को काट देते हैं। क्लास, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम लोग अपने फर्नीचर को क्यों ना टिम्बर के अलावा किसी लोहे की चीज़ से बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लकड़ी पे तो दीमक भी लग जाती है, और क्या ज़रूरत है लकड़ी की अलमारियाँ वगैरह बनाने की। सो ये एक अवेयरनेस है, ये आपको सोचना है कि आप लकड़ी का फर्नीचर के अलावा किसी लोहे का फर्नीचर लें, जो ज़्यादा मजबूत भी होता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। सो क्लास, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द वन सरफेस ऑफ एन अदर ड्यू टू विंड। सो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि टॉप सॉइल है वो भी इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ड्यू टू विंड एंड फ्लड। तो जैसे देखिए, अगर मट्टी वो मट्टी जो है, आपने देखा होगा कि वो अक्सर हवा के साथ मूव कर रही होती है, तो वो वहाँ इम्पॉर्टेंट मट्टी भी हो सकती है जो एक ज़मीन को, फसल को बहुत ज़्यादा अच्छे से उगाने के काम आई भी हो। ड्यू टू विंड, फ्लड एंड हैवी रेन द comparatively infertile subsoils exposed which is poor for the plant growth। इसके अंदर ये बताया है कि एक ऐसी इनफर्टाइल सॉइल मौजूद होगी जो एक तरीके से प्लांट की पुअर ग्रोथ का काम कर रही है। यानी कि अगर विंड चलेगी, सॉइल इरोजन होगी, और हैवी रेन की वजह से जो इम्पॉर्टेंट मिट्टी होगी वो बह के चली जाएगी, तो ये बहुत नेगेटिव रोल प्ले हो रहा होगा। और द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस सॉइल इरोजन बाय प्लांट कवर और वेजिटेशन। Plant cover controls and improve the soil in following ways। So plant covers एक तरीके से soil को improve कर रहे होते हैं। और अगर दरख्त होंगे, एक बड़ा सा तना है, यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, बड़ी बड़ी इसकी जड़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो ये मिट्टी में, तो जब हवा चलेगी तो ये एक ब्रेकेज है, ब्लॉक हो जाएगी हवा इधर, और ये मिट्टी यहाँ से नहीं जा पाएगी। सो ये प्लांट्स, चाहे पौधे भी क्यों ना हो, ये मिट्टी को रोक के, ठहरा के रखे हुए,
याद रखिए क्लास, ये मिट्टी को बहुत अच्छे से रोक के ठहरा के रखी हुई है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक सॉइल इरोजन में। और अगर जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली जा रही है, वो ख़त्म हो ही नहीं रही। तो इसी तरीके से जैसे ही हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली जा रही है, तो एक बात याद रखें क्लास कि हमारे यहाँ एक अजीब सा सिस्टम आ गया, वो ये कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम लोग खुराक पूरी नहीं कर सकते। तो जब खुराक पूरी नहीं होगी, वो एक सॉइल इरोजन इसी में आ रही है कि एक इनफर्टाइल सॉइल जो खुराक पे की प्रोविज़न एंड प्रोवाइड होने के प्रोसेस में और कमी लेके आ रही है। यानी कि आप अपने दरख्तों को भी काट रहे हैं अपनी खुराक खुद कम करने के लिए। इस तरीके से आप अपने ऑक्सीजन के साथ साथ खुराक भी कम कर रहे हैं। और आप अपनी दरख्त काटने के बाद सॉइल इरोजन, एक दरख्त के काटने से सॉइल इरोजन नाम की एक पोल्यूशन कॉज होगी, जो ये है कि सॉइल फर्टाइल रहेगी नहीं, सॉइल ज़ाया हो जाएगी, सारी पानी में बह जाएगी या फिर हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे फ़ौरन से रिवॉल्व कर जाएगी। सो क्लास, आज के मैं इस लेक्चर में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है जो हमारी क्रिएशन है, जो हमारी क्रिएटेड की हुई है, जो हमने क्रिएट की हुई है। रूट्स ऑफ प्लांट्स बिहाइंड द सॉइल पार्टिकल्स। सो रूट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आखिर हो रही कहाँ से, मतलब कि प्लांट्स की रूट्स एक तरीके से सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड किए हुए हैं, रोके हुए हैं। ट्रीज आर विंड ब्रेकर्स। ट्रीज विंड ब्रेकर्स का काम करें कि हवा ना लेके जाए सॉइल को, और दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर अ सॉइल अगेंस्ट विंड एंड रेन। और ये बहुत प्रोटेक्टिव कवर है जो अगेंस्ट विंड और रेन के काम आ रहा है। यानी कि सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। The roots of trees make soil spongy, thus capable of retaining water. और सॉइल बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो चुकी है ताकि पानी उसके अंदर अच्छे तरीके से स्टोर हो सके। क्लास, इस सारे लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी ट्रीज़ को खुराक मिलती ही मिट्टी से, और अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो ट्रीज़ कहाँ से उगेंगे। हम लोगों को ट्रीज़ जो हम काटते हैं वो हमें फ्रूट्स दे रहे होते हैं, वो हमें खुराक देते हैं, और जो हमारे लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है, आप अगर ट्रीज़ को काटना बंद कर दें, आप उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करें, लकड़ी की जगह आप लोहे के बेड्स और लोहे की अलमारियाँ बनाते हैं, वो कर लें, या फिर लोहे के अलावा, इसके अलावा आप अगर जलाने के काम आ रही है तो आप कोयला क्यों नहीं जलाते, रादर देन एनीथिंग लाइक वुड। आप लकड़ी के अलावा कोयला जलाएं। और एक तरीके का गाँव में गोबर बनता है जिससे जलाया जाता है, तो वो वाला गोबर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। क्लास, कहते हैं कोयले पे बने हुए खाने की लज्जत कुछ और होती है, तो आप लोग वो इस्तेमाल करें रादर देन दिस। आप लकड़ी इस्तेमाल ही ना करें ताकि दरख्त कटे ही ना। टिश्यू पेपर कम से कम यूज़ करें, क्योंकि टिश्यू पेपर के लिए बहुत सारे दरख्त काटे जाते हैं, बहुत सारे दरख्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू पेपर ना इस्तेमाल करें, कोई रुमाल, कोई कपड़ा इस्तेमाल कर ले। इसलिए कागज़ है, कागज़ को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, इसे फालतू में ज़ाया ना करें। आप ये अवेयरनेस एक बंदे के करने से हो सकती है, तो ये और हज़ारों लोगों में भी फैल सकती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताएं ये बात, और फ्रेंड्स के अलावा फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे फालतू में कागज़ ज़ाया ना करें या ये कुछ करें। हम ख़तरे में हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा
गंदगी कॉज करने वाली चीज़ें मौजूद हैं और आप इससे अवेयर हैं। हमारी मिट्टी ख़तरे में है, मिट्टी हवा में उड़ जाएगी या फ्लड्स में बह जाएगी और हमको खुराक नहीं मिलेगी, तो आप ये बात ज़रूर बताएं। Recycling is the responding of waste into the state of new useful can be reduced. Many substance common use steel, paper, glass, plastics and rubber can be recycled in a good way. The pollution control is by reducing the solid wastes. Recycling of sewage water, car wash station. Recycling of sewage water and car wash station may save water wastage. So, save energy and money overall. So class, आप लोग गंदे पानी से का इस्तेमाल और चीज़ों में भी ला सकते हैं। आप गंदे पानी से इसको इस एक तरीके से अपने इस्तेमाल में ला के उसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को रिसाइकल का मतलब पता होता है, रिसाइकल। तो क्लास मैंने रिसाइकल के बारे में आपको पहले ही बताया था। रिसाइकल हम लोग दोबारा एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करने की प्रोसेस को कहते हैं। बार बार इस्तेमाल करना यानी कि स्टील है तो उस लोहे का हैंडल पड़ा है या लोहे का कोई चीज़ पड़ी तो आप उसको इस्तेमाल में ला के अपने ही घर में कहीं पे लगा लें या फिर कुछ भी कर लें। स्टील को पिघला के कोई और नया इक्विपमेंट बनाएं। आप नहीं बना सकते, इंडस्ट्री से काम कर सकती हैं। इसी तरीके से आप येलो वाले कागज़ इस्तेमाल करें, वाइट कागज़ कम इस्तेमाल करें। आप अपने कागज़ को फेंके डस्टबिन में नहीं, आप उसको किसी फ्लिया मार्केट यानी किसी कबाड़ी वगैरह की दुकान में बेच दें ताकि वो दोबारा से रिसाइकल किए जा सकें, वो ताकि दोबारा से आवाम तक पहुंचाए जा सके। रिसाइकल पेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरह की गुड्स इस्तेमाल करना रिसाइकलिंग के प्रोसेस से ख़त्म कर देंगे, यानी कि पानी की बोतल भी रिसाइकल बहुत अच्छे से होती है। आप प्लास्टिक की बोतल में पानी डालें और अपने घर में फ्रिज में रखें, आपको बाज़ार से और कोई बोतल लाने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करें जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होगी। ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सीवेज। सो क्लास, ऑर्गेनिक सीवेज को बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ऑर्गेनिक सीवेज का ये है कि मैं आपको इसको गंदी नाली के पानी को किस तरीके से अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है कि वो इतना ज़्यादा डेंजरस ना रहे और डिज़ोल्व से ऑक्सीजन ऑफ वाटर को ख़त्म ना कर सके। इसको पानी ही बना के इसको वापस कर देते हैं। सीवेज कंसिस्ट ऑफ फेसेस इन यूरिन अलॉन्ग विद वाटर फ्रॉम किचन्स, वॉशरूम्स एंड शॉप्स। सारे वॉशरूम से आने वाला, किचन से आने वाला और दुकानों से आने वाले पानी को सीवेज कहते हैं। इट कंटेन इंडस्ट्रियल वेस्ट टू। इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, इसके अंदर और गंदा वेस्ट भी होता है और इसके अंदर और भी गंदे प्लास्टिक्स या जर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिपॉजिट इन सच अ वे दैट कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इस तरीके से डिपॉजिट करें कि इसके अंदर कोई ऐसी गंदगी मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीवेज का सिस्टम है तो आप सीवेज को इस तरीके से डिज़ोल्व करें कि इसके अंदर की गंदगी सारी सब की सब एक तरफ हो जाए। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर पैरासाइट्स होते हैं जो गंदे ग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर को गंदा कर सकते हैं, यानी हमारे पीने के पानी में आ सकते हैं। मोर ओवर डिजीजेस वेक्टर्स लाइक फ्लाइज, कॉकरोचेज एंड रैट्स। इस गंदे पानी के अंदर मक्खियाँ और चूहे और कॉकरोच दोनों होते हैं, सब कुछ होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं जीन्स एंड स्प्रेड द डिजीज़ इन हेल्दी बॉडी पर्सन। और ये डिजीज़ेस कॉज करते हैं, यानी कि ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीज़ेस कॉज करते हैं। तो इसको ट्रीट करने का एक अपना स्पेसिफिक एक पैटर्न है जो हमें दिया गया है। सो क्लास, मैंने आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया। होप सो आप लोगों को पता हो कि हम लोग इस टाइम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। इस टाइम हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट की।
तो इनको ट्रीट बहुत इजी मैनर में किया जा सकता है। वो ये कि इसको स्क्रीनिंग की जाए, इसकी स्क्रीनिंग। लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज पेपर स्टिक्स, ड्रैग्स एंड डिस्कार्ड फूड्स आर रिमूव बाय पासिंग थ्रू द सीरीज। तो इसके अंदर से स्क्रीनिंग की जाएगी, तो इस अंदर से स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके अंदर से सारी गंदगी निकाल दी जाएगी, और बहुत वो सारा गंद जब इसके अंदर से निकाल दिया जाएगा तो उसके बड़े बड़े पेपर्स और इसमें स्टिक्स होती हैं, वो सब गंदगी पहले इसकी निकाली जाएगी। इसके अलावा सेटलिंग इन ग्रिड टैंक्स, फिर इसको द वेलोसिटी ऑफ स्क्रीनिंग सीवेज इज पासिंग बाय द ग्रिड टैंक्स, पार्टिकल्स लाइक सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड शुड सेटल डाउन। तो उसको ग्रिड टैंक्स में डाला जाएगा ताकि इसके अंदर जो गंदे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, लाइक स्टोन्स आ गए, इसके अंदर पत्थर है या कोई ऐसी गंदी चीज़ें, तो वो निकाल दी जाए इसके अंदर से। और सेडिमेंटेशन के बारे में इसमें बताया, द वाटर इज़ मेड टू रिमेन स्टिल फॉर लॉन्ग टाइम्स। इसके अंदर ये है कि वाटर को सेडिमेंट किया जाए, यानी इसको स्टिल रखा जाए बड़ी टाइम के लिए। सस्पेंशन एंड लाइटर सॉलिड सेटल डाउन in a sludge which is taken for dewatering in a separate unit, whereas liquid from tank overflows which is further treated। फिर इसके बाद ये बात बताई है कि इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लिक्विड पानी को बहुत अच्छे तरीके से ओवरफ्लो किया जाए। सो इसको डी वाटरिंग, इसके अंदर से पानी को निकाल दिया जाए और इसको अलग से एक जगह पे ठहरा दिया जाए। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसके बाद आएगा, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा जो इसमें अमल में आ जाएगा। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो होगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लास अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। सो क्लास आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। याद रहे कि आपको ये स्टेप्स स्क्रीनिंग, सेटलिंग, ग्रिड टैंक्स, सेडिमेंटेशन का पता होना चाहिए, फिर जाके इसका नेक्स्ट स्टेप आप पढ़ पाएंगे। स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद सेटलिंग एंड ग्रिडिंग जो स्टोन्स का निकालने का प्रोसेस है, इसके अंदर पेपर वगैरह निकलेगा, और सेडिमेंटेशन में इस पानी को इस तरह से मॉडरेट करके रख दिया जाएगा। सो क्लास आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।